हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम की डिसिप्लिन हिस्ट्री। सेमेस्टर हमारा जो है ये है तीसरा। थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा यूनिट है सेकंड, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का जो हमारा नाम है वो है क्षेत्रीय राज्यों का उदय। एसओएल के लिए, एनसीवेब के लिए, डीयू रेगुलर के लिए, या फिर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसमें हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो संघर्ष था उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और एक बार सिलेबस देख लीजिए। देखिए, टोटल 7 यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट है, 4 पार्ट में आई थी क्योंकि फर्स्ट यूनिट जो थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन सेकंड यूनिट आपकी ओनली वन वीडियो में, यानी एक ही सिंगल वीडियो में कवर हो जाएगी। ये यूनिट काफ़ी छोटी है पहले चैप्टर के मुकाबले। ठीक है, इसके अलावा ये सारे चैप्टर आपके कराए जाएंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। आपको कुछ पूछना हो आप मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो बच्चे, चैप्टर को शुरू करने से पहले आप ये देख लीजिए इसमें मैप के अंदर कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थिति है वो मैप में कहाँ पर है, बहमनी साम्राज्य जो है वो कहाँ पर है, खानदेश कहाँ पर है, ठीक है, गुजरात कहाँ पर है, क्योंकि ये 4-5 चीज़ें ही इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। तो देखिए, दक्षिण भारत में ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इस तरीके से ये यहाँ पे आता था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। और इसके ऊपर ये जो महाराष्ट्र साइड में आप देखोगे तो ये आ जाता था बहमनी साम्राज्य के अंदर। बहमनी जो थे ये थे मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम शासक होते थे। और विजयनगर साम्राज्य के जो थे ये हिंदू शासक होते थे। इसके बाद जैसे ही बहमनी साम्राज्य के ऊपर ये आओगे, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ये हो जाता है खानदेश, और यहाँ पे हो जाता है गुजरात। ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 ये थे महत्वपूर्ण। इसमें से हमें केवल 2 ही पढ़ने हैं। एक तो है यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य, और दूसरा है यहाँ पे बहमनी। इन दोनों के बारे में ही पढ़ना है, बाकी के बारे में इतना कुछ है नहीं सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य से। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो ये 1336 में इसकी स्थापना की गई थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1336 में। ठीक है, 1336 याद करो, चैप्टर जब हमने 1 पढ़ा था, तो 1336 इस काल के दौरान दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस काल में दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर 1 में डिटेल में बताया हुआ है। तो आप समझिए, विजयनगर की साम्राज्य जो था इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। जल्दी ही उन्होंने क्या करा, पूर्वी और पश्चिमी घाट के जो मध्य क्षेत्र है उसमें भी अपनी शक्ति का विस्तार करा। इन्होंने उधर के एरिया भी जीत लिए। शुरू में जो हरिहर था उसने राज्य की बागडोर संभाली थी, उसी ने शासन किया था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद उसका जो भाई बुक्का है वो राजगद्दी पे बैठता है, और 1377 तक विजयनगर की राजनीति पे वो छाया रहता है, उसी का शासन रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। आगे देखते हैं। इसका राज्यकाल बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ लगातार संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्या हुआ कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है और इधर बहमनी साम्राज्य है, इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता था। युद्ध होते रहते थे, आपस में आक्रमण वगैरह चलते रहते थे, तो संघर्ष इन दोनों के बीच में चलता रहता था। ठीक है, इस संघर्ष का कारण था उपजाऊ भूमि, ये मेन कारण है, और राजनीतिक कारण भी था। ठीक है, उपजाऊ भूमि जो कि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में फैली हुई थी, दोआब कहते हैं। ठीक है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो है उसे दोआब कहते हैं। एक नदी ये है कृष्णा, एक तुंगभद्रा, और बीच का जो एरिया है जो उपजाऊ भूमि है उसको हम दोआब कहेंगे। तो इस उपजाऊ भूमि के लिए ही क्या था, इनके बीच में संघर्ष चलता रहता था। और ये संघर्ष पहले भी होता था। अगर पहले बात करें, चालुक्य, जब चालुक्यों का शासन था, चोल का शासन था, तो उस समय भी इस उपजाऊ भूमि पे अधिकार जमाने के लिए वो भी आपस में लड़ते थे। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण भूमि हो गई। ठीक है, अब विजयनगर और बहमनी शासक थे तो अब ये आपस में लड़ते थे, जब चालुक्य और चोल थे तब वो आपस में लड़ते थे। यानी जमीन हमेशा से ये वाली उनका बीच में संघर्ष का मुद्दा बनी रही। बहमनी और विजयनगर के जो शासक थे, इनके जो टकराव का मुख्य कारण था वो आर्थिक था। और विजयनगर के महान जो शासक हैं देवराव द्वितीय, इनके काल में विजयनगर राज्य की सीमा जो थी वो केरल तक फैल गई थी। यानी कि आप जब देखोगे, कर्नाटक में, मेन कर्नाटक वगैरह में इनका शासन था। ठीक है, लेकिन जो केरल है वहां तक इनकी सीमाएं फैला दी थी इन्होंने, यानी कि विस्तार कर दिया था जीत कर। देवराव द्वितीय जो है वो 1446 में इनकी मृत्यु हो गई थी।
विजयनगर राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध राजा है वो है कृष्णदेव राय। आप पूरे चैप्टर में जब भी पढ़ोगे तो आपको ये महत्वपूर्ण होगा, कृष्णदेव राय। इसकी जो नीति थी वो विस्तारवादी नीति थी। इन्होंने कई क्षेत्रों को जीता था। उसकी सैन्य विजय जो थी वो बहुत ही शानदार थी। ठीक है, बहुत सारी मतलब विजय इन्होंने प्राप्त करी थी। इन्होंने 1509 में बीजापुर के सुल्तान जो है यूसुफ आदिल शाह को हराया था। 1512 में बीजापुर, गुलबर्गा और बीदर पर इन्होंने आक्रमण किया था। 1516 में जो तेलंगाना वाला जो कुली कुतुब शाह है उसको हरा दिया था। 1518 में उड़ीसा के गजपति जो शासक थे उसको भी पराजय दी थी और उसकी पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। 1520 में बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह जो है उसको भी हराया था और उनसे रायपुर जो एरिया है वो प्राप्त कर लिया था। कृष्णदेव राय जो थे केवल एक विस्तारवादी शासक नहीं थे, बल्कि इनमें कई सारे गुण थे। ये बहुत ही मतलब गुणवान व्यक्ति थे। ये स्वयं प्रकांड पंडित यानी विद्वान, यानी कि बहुत बड़े विद्वान थे और विद्या का उदार आश्रयदाता थे। ठीक है, विद्या के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था, एजुकेशन के लिए। और पराजित शत्रु के प्रति कृष्णदेव राय ने दयालुता दिखाई, यानी जो शत्रु इनसे हार जाता था, पराजित हो जाता था, उसके प्रति इनकी जो नीति थी वो उदार थी। ये दयालु थे उनके प्रति और इन्होंने धार्मिक सहनशीलता भी थी। ठीक है, इसके बाद है कि एक महान सैनिक होने पर भी कला और साहित्य के लिए इनका जो प्रेम था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, कला और साहित्य के प्रति इनका प्रेम काफी था। कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने अपने राज्य को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। विजयनगर साम्राज्य उनके राज्यकाल में अपने गौरव के शिखर पे पहुंच गया था, क्योंकि आप पूरे विजयनगर साम्राज्य को पढ़ोगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कृष्णदेव राय का जो काल था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सबसे शिखर पे पहुंचा दिया था इन्होंने अपने शासन को। इनकी जब मृत्यु हुई उसके बाद साम्राज्य को निश्चित ही एक धक्का पहुंचा। ठीक है, क्योंकि इतना बढ़िया शासन थे, इतना अच्छा शासक था, अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा तालीकोटा का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में ये पूछ लें आपसे। तो देखिए 1565 में हुआ था। होता क्या है, पूरी घटना क्या है कि 1564 में दक्षिण के जो अहमदनगर है, बीजापुर है, बीदर है और गोलकुंडा, इन चारों ने मिलकर विजयनगर के खिलाफ एक गठबंधन बना लिया, एक गठजोड़ बना लिया। ठीक है, ये चारों एक साथ आ गए जो विजयनगर से युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। अब वो चार हो गए, इधर से विजयनगर अकेला। तो दूसरी ओर उस समय में राजा जो थे वो सदाशिव राय थे, इनके मंत्री थे राम राय। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 80,000 जो घुड़सवार थे और 9 लाख पैदल सेना, 2,000 हाथी और तोपखाने से सुसज्जित एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की। और इनको कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो कि ये इन चारों को मात दे देंगे, इनको ऐसा लग रहा था। ठीक है, आगे क्या होता है कि जल्दी ही युद्ध शुरू हो जाता है और शुरू में विजयनगर का पलड़ा जो था वो भारी था, ऐसा लग रहा था विजयनगर जीत जाएगा। लेकिन अंत में जो ये गठबंधन वाले ये चारों थे, इनके तोपखानों ने उनकी हार को जीत में बदल दिया, यानी इनके तोपखाने की वजह से वो जीत गए। और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य जो है वो एक तरह से तहस नहस हो गया था। हालांकि उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य किसी न किसी रूप में चला है, लेकिन कहीं ना कहीं उस लेवल की शक्ति नहीं रही थी उसमें। ठीक है, इसके बाद जो कुछ इतिहासकार हैं इनका कहना है कि जो तालीकोट की जो लड़ाई थी उसमें विजयनगर की जो हार हुई है उसका मेन जो कारण था वो ये था, मंत्री जो राम राय थे उनका अपने ऊपर अत्यधिक विश्वास, यानी कि इनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। इनको बस ये लगा था कि हम जीत ही जाएंगे। ठीक है, चाहे वो 4 आए चाहे वो 5 आए, बट हम जीत जाएंगे, इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। इसके कारण वह भली भांति युद्ध क्षेत्र में जीत हासिल नहीं कर सके। ठीक है, इसके बाद है विजयनगर की शासन व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इस चैप्टर से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाता है कि बताइए विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो शासन व्यवस्था जो थी वो दो हिस्सों में बांट के देखते हैं, एक तो केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, इसको आगे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बट इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लो। देखिए विजयनगर शासन की अगर हम शासन व्यवस्था देखते हैं तो अन्य शासकों की तरह विजयनगर राज्य के जो राजा थे वो भी निरंकुश थे। निरंकुश का मतलब है कि राजा के हाथ में ही सारी शक्तियां थी। ठीक है, वे ही नागरिक, सैनिक और न्याय संबंधी जो मामले होते हैं उसके सर्वोच्च अधिकार रखते थे। ठीक है, न्याय का कोई फैसला लेना या कुछ भी, तो ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होते थे। कृष्णदेव राय की तेलुगु पुस्तक है जिसका नाम है माल्यता, इसमें हमें विजयनगर की शासन पद्धति के बारे में सजीव चित्रण मिलता है। ठीक है, कृष्णदेव राय अपनी पुस्तक में कहते हैं कि राजा को हमेशा धर्म को दृष्टि में रख के शासन करना चाहिए। ठीक है,
इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि जो शासक थे वो धार्मिक रूप से कट्टर थे, ऐसा नहीं था। इन्होंने परिस्थिति, जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, उसके अनुसार ही अपने शासन को ढालने की कोशिश की। जैसे हालात थे वैसे ही इन्होंने अपने शासन को ढालने की कोशिश की थी। विजयनगर के जो शासक थे, इन्होंने राजनीति पर धर्म या पंडितों को हावी नहीं होने दिया, ठीक है। धर्म को हावी, यानी राजनीति अलग और धर्म अलग, इस तरीके से उन्होंने शासन चलाया। आगे कहते हैं कि राजा को राजकाज में कुशल लोगों को एकत्रित करके राज्य करना चाहिए, ठीक है। राजा जो है उसको एक बढ़िया ब्यूरोक्रेसी चाहिए कहीं ना कहीं, मतलब अच्छे अच्छे लोग जो है, जो कुशल लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, उनको इकट्ठा करना चाहिए और फिर अपना शासन चलाना चाहिए। अपने राज्य में जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं उन खानों का पता लगाना चाहिए और उनसे धातुओं को निकालना चाहिए, ऐसा राजा कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि अपने लोगों से कर वसूल करना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए और अपने शत्रुओं से अपने प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। ये राजा के कर्तव्य हैं जो इन्होंने बताए हैं। इसके बाद अगर हम विजयनगर की शासन पद्धति को देखें तो एक बड़ा क्षेत्र में इनका शासन था। तो दो हिस्सों में होता था, एक होता था केंद्रीय प्रशासन, एक होता था प्रांतीय प्रशासन। जैसे आज के समय में हमारे यहाँ पे एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है, कुछ वैसा ही समझ लो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र है, बट वहां पे राजा का शासन होता था, ठीक है। लेकिन इसको दो हिस्सों में बांट के देखते हैं। अब बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की, जो केंद्र होता था। तो देखिए केंद्रीय प्रशासन जो है उसमें राजा का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा होता था, ठीक है। सबसे ऊपर कौन होगा? राजा होगा। राजा के ही फैसले सबसे महत्वपूर्ण होते थे। समस्त राजनीतिक शक्तियां जो थी वो राजा के हाथों में होती थी। लेकिन शासन प्रबंध को चलाने के लिए उसने कई विभाग बना रखे थे, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में शासन करना था। ऐसे में सब कुछ राजा तो नहीं देख सकता, तो उसने विभाग बनाकर विभागों को जिम्मेदारी दे रखी थी, ठीक है। और विभागों के अध्यक्ष जो होते थे वो राजा को डेली के जो कामकाज होते थे उसमें सहायता करते थे। और उनकी उन्नति यानी उनका प्रमोशन करना या फिर उनका डिमोशन करना वो राजा की इच्छा पर निर्भर होता था। अगर उन्हें राजा को लगता होगा कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट कर सकते थे, और लगता था कि भाई ये अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको निकाल भी सकते थे। ये सब कुछ राजा के ऊपर था। और अध्यक्ष जो होते थे वो प्राय उच्च वर्ग की जातियों से भर्ती किए जाते थे, ठीक है। जो ऊंची जाति होती थी उससे भर्ती किए जाते थे। इसके अलावा बहुत से छोटे से कर्मचारी थे जो कि केंद्रीय कार्यालय में काम करते थे, जो केंद्रीय ऑफिस होते थे उसमें काम करते थे, जो छोटे कर्मचारी होते थे। तो इस तरीके से इनका केंद्रीय प्रशासन चलता था। प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं तो देखिए विजयनगर राज्य की बात करें तो वो कई प्रांतों में बटा हुआ था, कई सारे मतलब क्षेत्रों में बटा हुआ था। इन प्रांतों की संख्या को लेकर जो इतिहासकार हैं उनमें मतभेद है। अलग अलग इतिहासकारों ने इस पे अलग अलग तरह के बताया है, तो इसमें क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण शास्त्री हैं, अगर हम इनको देखें तो इन्होंने प्रांतों की संख्या 6 बताई है कि विजयनगर में 6 प्रांत थे, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। और हर प्रांत का एक मुख्य अधिकारी नायक कहलाता था। यानी हर प्रांत का एक मुख्य अधिकारी होता था जो जिसके पास उस प्रांत की जिम्मेदारी होती थी, उसको नायक कहा जाता था। नायक या तो राजा के वंश से संबंधित होता था या फिर सामंतों के वंशों से आता था, ठीक है। हर नायक जो अपने प्रांत के जो नागरिक हैं, उनकी सैनिक हैं या आर्थिक व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदार होता था। पूरी जिम्मेदारी उसकी तय कर दी जाती थी। तो इस तरीके से प्रांतीय प्रशासन चलता था। अब बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी पूछ लेते हैं। तो देखिए जो आप कभी भी पढ़ोगे भारत में, चाहे मुगल साम्राज्य पढ़ो, चाहे दिल्ली सल्तनत पढ़ो, चाहे विजयनगर पढ़ो या कोई भी पढ़ो, तो जो भी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो टैक्स मिलता था वो उसका भूमि होती थी, ठीक है। भूमि हमेशा महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पे भी क्या है कि भूमि जो टैक्स है, भूमि का जो कर है, वो राज्य की आय का मेन स्रोत होता था, ठीक है, मुख्य साधन था। ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि राज्य किस अनुपात में टैक्स लेता होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1/6 भाग, जो कि हिंदू शास्त्रों में भी माना जाता है, ऐसा लिया जाता था, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो डॉक्टर सरन है इन्होंने ये कहा है कि नहीं, 1/6 नहीं, ये तो केवल शास्त्रों में लिखा है, लेकिन भूमि में जो कर लिया जाता तो वो 1/4 भाग रहा होगा, ऐसा इन्होंने अंदाजा लगाया, क्योंकि कंफर्म नहीं पता, विवाद है इस चीज पे, ठीक है। और एक और उदाहरण ऐसा मिलता है कि किसान को उसकी पैदावार के आधे भाग से वंचित होना पड़ेगा, यानी कि लगभग 50% किसान को देना पड़ता होगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा एक तरह। भूमि कर के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के कर जो थे वो लगाए जाते थे, जैसे कि विवाह कर हो गया, चुंगी कर हो गया, माल तैयार करने का कर हो गया, यानी कि अदर टैक्सेस भी लगते थे, ठीक है, अन्य प्रकार के टैक्स भी। तो ये इससे इनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। जो टैक्स होता था उससे जो पैसा जाता था उससे व्यवस्था वहां पे चलती थी। इसके बाद बात करेंगे न्याय विभाग की। तो मुकदमे जो होते थे उसका फैसला करने के लिए अदालतें बनाई हुई थी, जिसमें स्थानीय कानून जो थे उसके द्वारा फैसला करा जाता था। जो अपराधी लोग होते थे उनको कठोर सजा दी जाती थी। राज्यद्रोही, जो देशद्रोही हो गया, राज्यद्रोही हो गया, या जो मिलावट करने वाला व्यक्ति था, या जो चोर है,
इनको मृत्यु दंड दे दिया जाता था, ठीक है, इनको मतलब इतनी कठोर सजा दे दी जाती थी। कृषि की बात करें तो विजयनगर जो एक धनी और समृद्ध साम्राज्य, यहाँ पे खेती जो थी काफी उन्नत थी। और पायस जो है, ये बोलते हैं पायस जो है, इनके शब्दों में अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि खेती विजयनगर साम्राज्य में फल फूल रही थी। यहाँ की राजधानी जो थी, यहाँ पे चावल, अनाज, मकई और कुछ अन्य मात्रा में जैसे जौ हो गई या फलियां हो गई, मूंग हो गई, ठीक है, और घोड़ों का दाना और अन्य बीज जो इस देश में होते थे बहुत सस्ते थे, ठीक है। यहाँ पे मतलब बेशुमार फसलें हुआ करती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कृषि, अर्थव्यवस्था, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करेंगे व्यापार। क्या विजयनगर साम्राज्य का व्यापार देश के अंदर ही होता था या बाहर भी होता था? तो चलिए इसे समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो है, इसका व्यापार चीन से, बर्मा से, अरब देशों से, फारस से, अफ्रीका से और पुर्तगाल के साथ भी होता था, यानी इनका विदेशी व्यापार भी था। बारबोसा जब भारत आए थे, 1516 में भारत आया था, तो इसने देखा भारत को और उसने लिखा कि देश में विजयनगर जो है एक एक्टिव वाणिज्य का स्थान है, ठीक है, यहाँ पे व्यापार वगैरह होता है। ये कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में घोड़े, तांबा, मूंगा, पारा, चीनी, रेशम, मखमल, इन वस्तुओं का आयात होता था, यानी ये चीजें खरीदी जाती थी। और यानी बाहर से खरीदी जा रही है, घोड़े, तांबे, मूंगा, पारा, चीनी, रेशम, मखमल, ये हम बाहर से आयात कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हम बाहर को बेचते भी थे, यानी निर्यात भी करते थे, जैसे कि कपड़ा निर्यात करा जाता था, चावल किया जाता था, लोहा किया जाता था, शीरा किया जाता था, ठीक है, मसाले किया जाता था। तो ये चीजें हमारी बाहर भी मतलब क्या की जाती थी, एक्सपोर्ट कर दी जाती थी। और अब्दुल रज्जाक जो है, उसने भी विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा। तो अब्दुल रज्जाक कहता है कि विजयनगर राज्य में बंदरगाहों की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी, ऐसा इसने बताया, ठीक है। तो ये व्यापार से रिलेटेड पॉइंट हो जाए। इसके बाद बात करेंगे बहमनी साम्राज्य की। तो देखिए, बहमनी साम्राज्य जो है 1347 में स्थापित हुआ है, और मोहम्मद बिन तुगलक यानी दिल्ली सल्तनत में उस समय में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो अब देखिए, 1336 में हमने पढ़ा कि विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ, और 1347 में कौन सा शासन हुआ, बहमनी। तो इनके बीच में अंतर कितना है, मात्र 11 वर्ष का, ठीक है, केवल 11 वर्ष का अंतर है इन दोनों के बीच में। तो दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी, यानी उस समय में दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक था। बहमनी राज्य में विजयनगर राज्य की स्थापना से में अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा मतलब लगभग 11 वर्ष का अंतर ही था। इस राज्य का संस्थापक जो था वो हसन गंगू था, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सत्ता स्थापित करते ही अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की इसने उपाधि धारण कर ली थी। उपाधि धारण करते थे, टाइटल लेते थे, ठीक है, टाइटल यूज किया करते थे। इस प्रकार से वह बहमनी राज्य का संस्थापक बन गया। और बहमनी जो क्षेत्र है, शुरू की बात करें तो वो एक छोटा सा राज्य था, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से बरार का जो क्षेत्र है वो ही आता था इसके अंदर। लेकिन उत्तर में इसकी सीमाएं जो थी वो मालवा के साथ, खानदेश के साथ, इनके साथ मिला करती थी। दक्षिण में इसकी सीमा तेलंगाना तक फैली हुई थी, ठीक है, इसके पड़ोस में गुजरात पड़ता था। प्रारंभ से ही बहमनी राज्य का अपने पड़ोसी जो थे, जैसे मालवा हो गया, खानदेश हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, या दक्षिण में विजयनगर हो गया, इनके साथ संघर्ष शुरू हो गया। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो जो बहमनी साम्राज्य था, इसका अपने किसी भी पड़ोसी से इसकी बनती नहीं, सभी से इसका विवाद था, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो खानदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उड़ीसा हो, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही मैप में दिखा चुका हूँ, एक बार दोबारा से मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने मैप पढ़ लिया था, देखो ये मैप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहमनी शासन है, इसके ऊपर ये हो जाएगा खानदेश हो जाएगा, इधर गुजरात हो जाएगा, नीचे ये विजयनगर हो जाएगा, इधर की साइड आओगे तो आप बाकी साइड पर उड़ीसा वगैरह हो जाएगा। तो इसका सभी से कहीं ना कहीं इसका विवाद ही चलता रहता था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। 1482 में मोहम्मद तृतीय की मृत्यु तक बहमनी सुल्तानों ने अधिक प्रभावशाली रूप से राज्य किया, यानी 1482 तक, जब तक मोहम्मद तृतीय की मृत्यु हो जाती है तब तक यहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने बढ़िया शासन किया। लेकिन उसके बाद उनको ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जिस पे वो काबू नहीं कर पाए। होता क्या है, देखिए, राज्य के अंतिम समय में 5 केंद्रों के सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो बहमनी था, जो क्षेत्र था, बाद में क्या होता है, इसके 5 टुकड़े हो जाते हैं, और जो यहाँ के सूबेदार होते हैं वो अपने आप को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं।
तो ऐसे में यानी कि यहाँ पे अव्यवस्था फैल गई और इसी का फायदा विजयनगर साम्राज्य उठाने की कोशिश करता है अन्य साम्राज्य, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है तो वो उस पर आक्रमण करते हैं उस समय में। ठीक है, तो देखिए खासतौर पर राजनीतिक गुटों और दक्षिणी और विदेशियों की आपसी लड़ाइयों ने इस राज्य को प्रशासनिक तौर पर बहुत ही कमजोर कर दिया था। लगातार युद्ध में लगे रहने से बहमनी राज्य की आर्थिक स्थिति जो थी वो काफी क्षीण हो चुकी थी और इस तरह पतन जो था वो उसका बहुत लाजमी नतीजा था। और अंत में 1527 के आसपास बहमनी राज्य जो था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। ठीक है, तो जो मोहम्मद तृतीय था तब तक शासन अच्छा चला, उसके बाद पूरी व्यवस्था इनकी बिगड़ चुकी थी। अब आगे देखिए विजयनगर का बहमनी से संघर्ष। तो विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में युद्ध जो थे वो होते रहते थे। इन युद्धों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक होता था, कई जगह पे कारण आर्थिक भी होता था। ठीक है, दोनों ही राज्य रायचूर के जो उर्वर जो दोआब का क्षेत्र था उस पर कब्जा करना चाह रहे थे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, सेनाएं जो थी लगातार एक दूसरे के लिए राज्य में प्रवेश करती रही और रायचूर दोआब जो है कभी विजयनगर के अधीन हो जाता था तो कभी बहमनी राज्य के अधीन हो जाता था, यानी कभी इनका शासन हो जाता था कभी इनका शासन हो जाता था। तो इसलिए वो महत्वपूर्ण था। जब बहमनी राज्य 5 छोटे राज्यों में बट गया, अभी मैंने आपको बताया कि 5 हिस्सों में टूट गया था, तो विजयनगर साम्राज्य ने उनके उत्तराधिकार के लिए किए गए युद्धों में अपने उनके जो घरेलू झगड़े थे उसमें हस्तक्षेप करके मौके का लाभ उठाने की कोशिश की। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो बहमनी साम्राज्य था ये 5 टुकड़ों में बट गया, तो ऐसे में विजयनगर ने देखा कि ये अच्छा मौका है, अभी ये आपस में ही लड़ रहे हैं, अच्छा मौका है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए, उस पर आक्रमण हम कर सकते हैं। ठीक है, ये था प्रारंभ में इस नीति से विजयनगर राज्य को लाभ पहुंचा, शुरू में फायदा हुआ, लेकिन अंत में इसके परिणाम जो थे वो घातक सिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने बाद में गुट बना लिए थे। ठीक है, इसके बाद देखो बहमनी साम्राज्य में शासन व्यवस्था कैसी थी। ये हालांकि पेपर में नहीं आता, ज्यादातर आपके में विजयनगर साम्राज्य का ही शासन व्यवस्था आता है, बट ये भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए बहमनी साम्राज्य में शासन व्यवस्था की बात करें तो इसको 3 दौर में देखा जाता है। इसके 3 दौर थे। तो पहले दौर की बात करें तो इसमें क्या होता था, इस अवस्था में केंद्रों में बहुत से सलाहकार होते थे, कई सारे सलाहकार होते थे। शायद सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित थी ऐसा माना जाता है, जिसमें अमीर उल उमरा या फिर सेनाध्यक्ष भी शामिल होते थे। तो इसके बाद देखो ये जो इसके संस्थापक थे बहमनी राज्य के, इन्होंने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट रखा था जो कि तरफ कहलाते थे। ठीक है, इन प्रांतों को कहा जाता था तरफ। तरफ का मतलब यहाँ पे प्रांत है। और तरफ का जो हाकिम होता था, यानी हर तरफ में एक सूबेदार होता था। ठीक है, इन्हीं सूबेदारों ने बाद में जाके क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था, याद रखना। तो जो तरफ का मतलब है सूबा, यानी कोई एरिया, और तरफदार यानी जो सूबेदार है, जो वहां का लीडर है, जो मतलब जिसको जिम्मेदारी सौंपी हुई है। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ये इनके 4 प्रांत, इसको तरफ को हम प्रांत कह सकते हैं। तो 4 प्रांत थे, एक तो थे गुलबर्गा, दूसरा था दौलताबाद, तीसरा है बरार और चौथा है बीदर। ये इनके 4 प्रांत थे। और यहाँ के जो सूबेदार लगा रखे थे वो कौन थे, गुलबर्गा में सैफुद्दीन गौरी था, दौलताबाद में बहराम खान था, बरार में सफदर खान था, और बीदर में सैफुद्दीन का जो पुत्र था वो था। तो ये तरफदार सूबेदार थे। दूसरे दौर की बात करें तो फिर इसमें मोहम्मद शाह प्रथम एक युद्ध प्रिय शासक था। इसके शासन के समय की बात करें तो इसने क्या करा था, इसने कई सारे युद्ध लड़े थे, इसने युद्ध में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई थी, लेकिन इसने प्रशासन में भी इंटरेस्ट दिखाया। शायद ये समझता होगा कि शासन व्यवस्था शक्तिशाली अगर नहीं होगी तो उसकी आक्रमणकारी नीति जो है सफल नहीं हो सकती। ऐसे में इन्होंने शासन व्यवस्था को भी अच्छा बनाने की कोशिश की। ठीक है, इसके राज्यकाल में शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया, दोबारा से उसको रीअरेंज किया गया और केंद्रीय प्रशासन पे ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, सलाहकार परिषद के सदस्य जो थे वो पहले 2 होते थे, लेकिन इसने बढ़ाकर 9 कर दिए। और इसमें 9 जो सलाहकार हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इनके देखो जैसे कि वकील उस सल्तनत, इसको नायब कहा जाता था, यह सुल्तान का सहायक होता था। फिर वजीरे कुल, इसको महामंत्री कहा जाता था। अमीर उल उमरा ये सेना का अध्यक्ष होता था। सदर ए जहां, इसको न्यायाधीश का, ये मुख्य न्यायाधीश होता था। मीर जुमला जो था ये वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर अशरफ जो है वो उत्सव प्रधान होता था। नाजिर जो है वो जुमला का नायब होता था। ठीक है, कोतवाल जो है वो राजधानी का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। पेशवा जो है वो वकील उल सल्तनत के साथ लगाया हुआ अफसर होता था। तो इस तरीके से इसने जो सलाहकार होते थे, जो सलाहकार परिषद में जो सदस्य होते थे पहले 2 होते थे, बट इसने क्या करा, उनकी संख्या बढ़ा के 9 कर दी। ठीक है, पुराने पद और नई उपाधियां, जो पुराने पद होते थे उसको हटा के कुछ नई उपाधि दी गई। जैसे कि तरफदार जो है गुलबर्गा का, उसको देखो जो
तरफदार, तरफदार का मतलब है सूबेदार। जो गुलबर्गा का सूबेदार था उसको अब मलिक नायब कहा जाने लगा, उपाधि दे दी गई। तरफदार जो दौलताबाद का था उसको मसनद ए आली, इसकी उपाधि दे दी गई। तरफदार जो बरार का था, यानी जो सूबेदार था, उसको मजलिस ए आली की उपाधि दे दी गई। तरफदार बीदर का जो था उसको आजम ए हुमायूं। ये इनकी कुछ उपाधियां थी, जो कुछ टाइटल थे जिसके नाम से ये जाने जाते थे, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा दौर। दो दौर देख लिए, तीसरे दौर के बाद फिर इसका अंत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, प्रशासन के विकास में तीसरी अवस्था में मोहम्मद शाह तृतीय जो था, इसका राज्यकाल में मिलती है, और जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी व्यवस्था बिगड़ जाती है। हमने शुरू में पढ़ लिया है। तो देखिए, तीसरे दौर में मोहम्मद शाह तृतीय था, और जिसके प्रख्यात मंत्री महमूद गवान ने बहुत ही सुधार और अच्छे तरीके से व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया था। बहमनी राज्य की सीमा जो थी वो 1463 तक बहुत विस्तार हो चुका था, काफी मतलब वो बढ़ चुकी थी। दक्षिण में ये राज्य एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल चुका था, और इसके 4 विद्यमान केंद्र थे, जो कि प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाना इनको कठिन लग रहा था, क्योंकि 4 क्षेत्र थे, उसको चलाना इनको मुश्किल लग रहा था, बड़ा क्षेत्र था। तो प्रशासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए इन्होंने तरफदारियों की, जो तरफदार मतलब जो सूबेदार होते थे, ठीक है, सूबेदार की शक्ति को कम करने के लिए प्रत्येक प्रांत के 2 भाग किए इन्होंने। हर प्रांत को, जैसे 4 इनके प्रांत थे, उसको 2-2 भाग में कर दिए। तो टोटल कितने हो गए अब इनके पास? 8 प्रांत हो गए, और जो सूबेदार थे उनकी शक्ति कम कर दी गई, ठीक है। 8 राज्य को के हिस्से में बांट दिया गया। इस प्रकार सूबों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जो सूबेदार थे उनकी संख्या भी बढ़ गई, और इन्होंने क्या करा, उनके बीच में संतुलन करने की कोशिश की। केवल एक को छोड़कर सब किलों को तरफदारों के नियंत्रण से बाहर कर दिया गया। यानी एक किला ऐसा था जो तरफदार के यानी सूबेदार के नियंत्रण में था। इसके अलावा सारे किले जो थे वो सूबेदार के नियंत्रण से बाहर कर दिए गए। इन किलों को किलेदारों के नियंत्रण में दे दिया गया, यानी सूबेदार से पावर लेकर किलेदार को दे दी गई। अब किलेदार जो है वो उस पर नियंत्रण रखेंगे, और वो सीधा केंद्र के प्रति उत्तरदायी है, यानी जो भी समस्या होगी वो केंद्र को बताएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष क्षेत्र प्रांतीय प्रशासन से अलग कर दिए इन्होंने, और इस तरीके से इन्होंने क्या करा, प्रशासन में बदलाव करने की कोशिश की, ठीक है, बिल्कुल मतलब चेंजेस करे। और यह भूमि खासे सुल्तानी के नाम से पुकारी गई। इसका प्रशासन जो है, देखिए क्या होता था कि निकाले गए जो क्षेत्र थे वो सुल्तान की व्यक्तिगत भूमि बना दी गई थी, और उसको नाम दिया गया था खासे सुल्तानी। और इसका प्रशासन जो था वो सीधे केंद्र में जो नियुक्त अफसर होते थे उसके द्वारा किया जाता था। यानी कि इन्होंने प्रशासन में बहुत ज्यादा बदलाव करे। इसके बाद क्या होता है, देखो, इन्होंने नई सैनिक व्यवस्था के अधीन अमीरों को जो सैनिक रखने की जो परमिशन दी थी, ठीक है, उसकी रकम जो होती थी उसमें कटौती कर दी, और इसके साथ साथ सेना भी में भी इन्होंने क्या कर दिया, सुधार कर दिया। पहले क्या होता था कि सभी उच्च अमीरों को कोई ना कोई पद मिला हुआ था। जैसे कि वकील उस सल्तनत के पास 2000 या 200 घोड़े थे। अमीर उल उमरा जो कि सेनाध्यक्ष होता था उसके पास 1500, और सूबेदारों के पास 2000 और उससे कम घोड़े थे। सुधार की जो तीसरी अवस्था थी उसमें आज्ञा दी गई कि जिस व्यक्ति के पास 500 घोड़े होंगे उसको 1 लाख हुन मिलेंगे, ठीक है। उसके बदले में मतलब 1 लाख हुन तो दे देंगे, मुद्रा दे देंगे, लेकिन उसके बदले में सारे घोड़े जो है उसको रखेंगे। यदि वह उतने घोड़े रखने में असफल रहे तो जितने के उसके लिए निर्धारित है या नियत किए गए हैं उतने ही धन उसी के अनुपात में उसको वापस करना पड़ेगा, ठीक है, शर्त लगा दी। तो ये कुछ है। इससे क्या पता लगता है कि जो तीसरा दौर आता है इसमें जो मोहम्मद शाह तृतीय था इसने देखा कि व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई है, तो इसने सूबेदार की पावर कम करी, ठीक है, प्रांतों को 4 की जगह 8 हिस्सों में बांटा। किलेदार जो थे उनको पावर बढ़ा दी उनको, और सीधा उनको कहाँ पे रख दिया, जो सीधा केंद्र के नियंत्रण में रख दिया। सैनिक क्षेत्र में भी इन्होंने बदलाव करा, जो बड़े बड़े पद थे उनमें भी बदलाव करा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, काफी बड़े लेवल पे बदलाव किए। और इनके शासन, जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो है बहमनी शासन जो है वो कमजोर हो जाता है, और बहमनी शासन जो है वो पूरी तरीके से टूट कर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।